बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो 15 चैप्टर है, इंटरनेशनल कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड कंट्रोल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक कॉरपोरेशन या एक कॉरपोरेट क्या है। तो सिंपल सिर्फ कॉरपोरेट की बात करते हैं तो कहता है कि a corporation is a legal business structure that act as a single entity separate from its owner। या दूसरे वर्ड्स के अंदर अगर देखें, कहता है कॉरपोरेशन इज अ लार्ज बिजनेस दैट कैन मेक एंड सेल थिंग्स, ऑफर सर्विसेज और डू अदर थिंग्स टू मेक मनी। तो जब हम इंटरनेशनल कॉरपोरेट की बात करते हैं तो उसके अंदर कहता है वो कि जो हमारे पास कॉरपोरेशन है और जो मल्टीनेशनल कंपनीज की हम बात करते हैं, ये दोनों सेम है। ठीक है। इनका ये एक ऐसी कंपनी होती है जो ऑपरेट कर रही होती है डिफरेंट मुल्कों के अंदर। वो क्या काम कर रही होती है? ये बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर अपना बिजनेस कर रही होती है, चीज़ों को बना रही होती है, फरोख्त कर रही होती है, सेल कर रही होती है, और उसके अलावा अपनी जो दूसरी सर्विसेज होती हैं उन्हें भी देती है। तो ये था हमारा इंटरनेशनल कॉर्पोरेट का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हमने देखा। उसके बाद अगर हम देखें तो 15.1 जो चैप्टर का है उसके अंदर देखें तो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करता है ये। अब इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जब हम देखते हैं तो इसके कुछ आगे मेन फीचर्स आते हैं। सबसे पहला ये क्या कहता है, जब हमने गवर्नेंस की बात करनी है तो गवर्नेंस बाय बोर्ड मेंबर्स कहता है, इन दिस सेक्शन द फोकस इज ऑन गवर्नेंस बाय बोर्ड मेंबर्स विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कहता है जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट होती है, जब हम उसके अंदर देखते हैं तो हमें एक चीज़ पता लगती है कि इस सेक्शन के अंदर क्या हो रहा है। इस सेक्शन के अंदर हमने वो सारा कुछ देखना होता है कि इस सेक्शन में हमारा जो मेन फोकस क्या होता है, कि जो गवर्न कर रहे होते हैं वो हमें इसी इंटरनेशनल कॉर्पोरेट के अंदर, वो जो उनकी बोर्ड मेंबर्स की एक कमेटी होती है या जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं इसके अंदर, वो इनको गवर्न कर रहे होते हैं। इसके अंदर वो क्या करता है कि बोर्ड मेंबर्स प्ले अ क्रूशियल और इम्पोर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग एंड डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी। जो ये सारे के सारे बोर्ड मेंबर्स की कमेटी होती है, इनका एक बहुत खास रोल होता है किस चीज़ के अंदर, चेक एंड बैलेंस करने के लिए। फिर उसके बाद उसी को चेक एंड बैलेंस या ओवरसीइंग करने के बाद वो एक डायरेक्शन देते हैं जो कंपनीज की डिफरेंट एक्टिविटीज होती है उन्हें। फिर उसके बाद वो कहता है दिस इंक्लूड सेटिंग स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए। फिर कुछ इम्पोर्टेंट उसी बेस के ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं, और एट द एंड मॉनिटर किया जाता है जो मैनेजमेंट टीम होती है उसे। फिर कहता है द सेक्शन डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ बोर्ड मेंबर्स इन इंश्योरिंग इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस। कहता है कि जो वो गवर्नेंस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं कॉर्पोरेट के अंदर वो कहता है कि उसकी इंश्योर किया जाता है कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जो ड्यूटीज हैं, वो सारा कुछ वो उसको इंश्योर कर रहे होते हैं कि ये इफेक्टिवली सारा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर कहता है कि इसके अलावा ये जोर देता है कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ अ डिवर्स एंड इंडिपेंडेंट बोर्ड। कहता है कि ये जो बोर्ड होता है हमारे पास ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, ताकि वो ऐसा काम कर सके डेटेक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट अपन ऑफ द कंपनी, जो कि कंपनी के लिए बेहतर हो, एंड इस शेयर होल्डर्स और उसके शेयर होल्डर्स के लिए। और उसके अलावा ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है, अकाउंटेबिलिटी हमारे पास बेस्ट होनी होती है इसी बेस के ऊपर, और जो बिहेवियर होता है वो भी हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे एथिकली वो भी हमारे पास इम्प्रूव करता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, गवर्नेंस बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की। इस सेक्शन के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल हमारे पास इन्वेस्टर होते हैं
वो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर कैसे काम करते हैं उसको एग्जामिन किया जाता है, उनका क्या रोल होता है, ये सारा कुछ देखा जाता है। कहता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज पेंशन फंड्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज होल्ड सिग्निफिकेंट ऑनरशिप स्टेक्स इन कंपनी। कहता है कि इनका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट ऑनरशिप स्टेक्स होता है कंपनीज के अंदर। अब कहता है कि चले पेंशन फंड्स की समझ आ जाती है, इंश्योरेंस कंपनीज की समझ आ जाती है, अब ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये क्या है। कहता है जो म्यूचुअल फंड्स हैं इज अ कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर्स दैट इज pooled together to buy and sell variety of assets such as stock bonds and money market investment। मतलब कहने का कि ये जो हमारे पास ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं ये डिफरेंट इन्वेस्टर की कलेक्शन होती है, किसकी, इन्वेस्टमेंट की, मनी की। वो सारी की सारी इस कलेक्शन को इकट्ठा करके वो कुछ खरीदते हैं या सेल करते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ एसेट्स, जिसको जैसा कि हमारे पास कौन से हैं, स्टॉक है, बॉन्ड्स है एंड मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट है। दे हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू देयर वोटिंग राइट्स एंड इंगेजमेंट। कहता है कि इनके पास पावर होती है, ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है, किस चीज़ को, गवर्नेंस को, किस के थ्रू, अपनी वोटिंग पावर के थ्रू। फिर उसके बाद कहता है द सेक्शन एक्सप्लोर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। कहता है इस सेक्शन के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताया जाता है इन मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस, ताकि परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जा सकते हैं, एंड द बिहेवियर ऑफ कंपनीज इन विच दे इन्वेस्ट। इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिव ऑनरशिप्स। फिर उसके अलावा ये हाईलाइट्स भी करता है ये वाला सेक्शन इस चीज़ को, जो ऑनरशिप एक्टिव होती है, रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस, इसी चीज जो हमारे पास इन्वेस्टिंग की प्रैक्टिसेस हो रही होती है उसको भी रिस्पॉन्सिबल, जो सारा कुछ होता है उसकी ज़रूरत क्या है, ये सारा कुछ देखा जाता है। फिर कहता है एंड इंगेजमेंट विद द कंपनी मैनेजमेंट टू प्रमोट लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। फिर उसके अलावा ये कंपनी की मैनेजमेंट के साथ ये मिलके काम करते हैं, किस चीज़ के लिए, ताकि लॉन्ग टर्म उसी कंपनी की वैल्यू क्रिएट की जा सके विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। तो ये सारा कुछ इस सेक्शन के अंदर होता है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो जो अगली स्लाइड आती है वो हमारे पास आती है, वो होती है गवर्नेंस बाय शेयर होल्डर्स एक्टिविस्ट्स। कहता है इस सेक्शन के अंदर जो हम शेयर होल्डर एक्टिविस्ट्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास इंडिविजुअल भी हो सकते हैं या फॉर्म ऑफ ग्रुप भी हो सकते हैं। इनका मेन मकसद क्या होता है कि जो एक कारपोरेट डिसीजन मेकिंग का सारा अमल करना होता है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करना होता है, असरअंदाज होना होता है। मेन या सिंपल वर्ड के अंदर कहते हैं कि ये हासिल करता है सिग्निफिकेंट स्टेक्स को, और उसके बाद ये उसके ऊपर दबाव डालता है कि इनकी मानी जाए। अब कहता है कि ये जो शेयर होल्डर एक्टिविस्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, ऐसे सारा कुछ करने के लिए। जैसा कि हमारे पास कहते हैं कि वो जो स्ट्रेटजीज के अंदर कौन कौन सी होती है, सच एज प्रॉक्सी बैटल। अब प्रॉक्सी बैटल क्या है, कहता है ये एक कंफ्लिक्ट है, इज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स एंड अ कंपनीज मैनेजमेंट। अब कंपनी मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन आ सकता है हमारे पास, सिंपल वर्ड के अंदर कहते हैं कंपनी मैनेजमेंट, या उसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं। मेन मकसद क्या होता है इनका, कंट्रोल ऑफ द कंपनी, ये सारा कुछ करना, या शेयर होल्डर रेजोल्यूशंस पास करवाने होते हैं, एंड पब्लिक कंपेन्स करनी होती है, किस चीज़ के लिए, टू एडवोकेट फॉर चेंजेस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। अब कहता है कि ये वाला जो सेक्शन होता है ये डिस्कस करता है मोटिवेशन को, जो कि बिहाइंड होती है शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म के। उसके अलावा कहता है द इम्पैक्ट इट कैन हैव ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड द चैलेंजेस फेस बाय एक्टिविटीज। कहता है ये सारा कुछ जो होता है कि
तो जो एक्टिविस्ट्स होते हैं, कहता है कि इनका मेन मकसद एक तो इनकी जो शेयर होल्डर्स की हमारे पास मोटिवेशन होती है, जो सारा कुछ पीछे चल रहा होता है, कहता है उसके अलावा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कार्बन गवर्नेंस के ऊपर, और इसी एक्टिविस्ट्स को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ये सारा कुछ इस सेक्शन के अंदर डिस्कस किया जाता है। उसके अलावा ये कहता है it also highlights the role of institutional investors in supporting or opposing। कहता है यहाँ तो वो सपोर्ट करते हो सकते हैं या मुखालिफ हो सकते हैं। ये रोल को हाईलाइट करता है किस चीज़ के लिए, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, शेयर होल्डर एक्टिविजम्स एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ रेगुलेटरी। ठीक है, इन्फ्लुएंस जो उनके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है ऑन शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म एक्टिविटीज, ये सारा कुछ इस सेक्शन के अंदर है। अब हम आगे, अभी हमने बात की है कॉरपोरेट गवर्नेंस की, अब आगे हम कंट्रोल की बात करते हैं। कि तो हमारे पास इस सेक्शन के अंदर इंटरनेशनल कॉरपोरेट कंट्रोल आ रहा है। अब इसके अंदर आगे हम फर्दर इसको देखते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पे वो कहता है कि सबसे पहले जो इसकी एक मेन हेडिंग आती है वो मोटिव्स क्या हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट कंट्रोल के अंदर मोटिव फॉर इंटरनेशनल एक्विजिशन, इस चीज़ के अंदर अब हम देखेंगे। ये 15.2 है इसी चैप्टर का। अब देखें ये क्या करता है, मोटिव फॉर इंटरनेशनल एक्विजिशन। कहता है इट एक्सप्लोर्स द रीजंस बिहाइंड कंपनीज इंगेजिंग इन क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन। कहता है कि जो, अगर हम जियोग्राफिकल बाउंड्री की बात करें या बॉर्डर से दूसरी तरफ दूसरे मुल्क के अंदर जो कंपनीज हैं, ठीक है, वो क्यों इंगेज हो रही हैं, ये सारा कुछ इस चीज इसके अंदर स्टडी किया जाएगा। कहता है कि इंटरनेशनल एक्विजिशन अक्कर तब आती है जब व्हेन अ कंपनी एक्वायर्स और टेक कंट्रोल ऑफ एन अदर कंपनी, जब कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल कर लेती है, मगर वो ही कंपनी जिसके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है वो किसी दूसरे मुल्क में मौजूद हो, लोकेटेड इन अ डिफरेंट कंट्री। तो इसीलिए वो कह रहा है कि क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन को इस के अंदर स्टडी किया जाता है, इसके अंदर उसको डिस्कस किया जाता है उसके रोल को। कहता है द टॉपिक फोकसेस ऑन द मोटिवेशंस, ठीक है, दैट ड्राइव कंपनीज टू pursue such acquisition which includes strategic expansion। फिर यहाँ पे वो बात करता है कि जो मोटिवेशन होती हैं, जो मेन मोटिव्स होता है वो क्या होता है कंपनीज का, किस लिए इसको क्या ड्राइव करता है, वो ये चीज़ें। तो वो कहता है कि इसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, जैसा कि वो अगर आपने न्यू मार्केट में जाना है तो, या न्यू मार्केट के अंदर अपनी एक्सपेंशन करनी है, तो उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फिर उसके बाद असेसिंग की रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, ये कौन कौन से होने चाहिए आपके पास। फिर उसके बाद वो कहता है कि अचीविंग कास्ट सेविंग, मतलब कि यहाँ पे वो कह रहा है कि कास्ट मिनिमम होनी चाहिए, किसके थ्रू, आपकी यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ स्केल से या इकोनॉमीज ऑफ स्केल से, थ्रू लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसके बाद वो कहता है डिवर्सिफाइंग ऑपरेशंस होने चाहिए एंड गेनिंग competitive एडवांटेज। आपका जो मार्केट के अंदर दूसरी फर्म्स हैं, दूसरी कंपनीज हैं, उनको कैसे आप compete करके अपनी कुछ ना कुछ प्रॉन्स को हासिल करने हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि दीज मोटिव्स रिफ्लेक्ट्स द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड opportunities that international acquisition can offer to companies seeking growth, market presence, and operational efficiencies on the global scale। यहाँ पे देखें वो कहता है कि ये जो सारे के सारे ऊपर मोटिव्स बताए हैं, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, जिसके अंदर न्यू मार्केट एक्सपेंशन की बात कर रहा है, फिर सेविंग कॉस्ट कैसे हम करेंगे, ये सारा कुछ डिवर्सिफाइंग, फिर वो कहता है कि हमारे पास ऑपरेशन, इन सब की वो बात कर रहा है ताकि हम कम्पिटेटिव एडवांटेजेस को गेन कर सकें। तो कहता है कि इस ये सारे का सारा जो मोटिव्स होते हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं बेटर बेनिफिट्स और बेटर अपॉर्चुनिटीज की तरफ। ठीक है, ताकि जो उनकी कंपनी है
जिसे इंटरनेशनल एक्विजिशन के थ्रू वो हासिल कर रहे हैं उसको ऑफर कर सकें ग्रोथ, मार्केट प्रेजेंस एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज ऑन अ ग्लोबल स्केल। ठीक हो गया यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखें, आगे वो ट्रेंड्स की बात कर रहा है, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल एक्विजिशंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल एक्विजिशन मतलब कि यहाँ रुझानात की बात कर रहा है। ठीक है, इट डिस्कसेस द पैटर्न्स एंड डेवलपमेंट ऑब्जर्व्ड इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल एक्विजिशन। इसके अंदर वो बात करेगा किसकी, पैटर्न्स की, डेवलपमेंट की, जो कि इंटरनेशनल एक्विजिशंस में वो सारी की सारी ऑब्जर्व की जाएंगी। कहते द टॉपिक एग्जामाइंस द इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ क्रॉस बॉर्डर acquisitions, highlighting the trends, shifts, and dynamics that shape this area of corporate activity. अब कहता है कि वो एग्जामाइन कर रहा है किस चीज़ को, लैंडस्केप ऑफ क्रॉस बॉर्डर्स एक्विजिशन। अब वो जो लैंडस्केप आप लोग ले रहे हैं दूसरे मुल्क के अंदर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर जो हासिल करने हैं वो चीज़ें वो देख रहा है। फिर वो कहता है कि जो रुझान है जिसकी तरफ आप मूव कर रहे हैं या उसको हाईलाइटिंग कर रहा है वो, फिर उसकी वो कहता है वो जो शिफ्टिंग हो रही है, जो हमारे पास कल्चर का चेंज आ रहा है, जो नॉर्म्स डिफरेंट हैं, ये सारा कुछ वो इसके अंदर वो कहता है कि रुझान देखा जाएगा। कहता है इट एक्सप्लोर द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लो। उसके अलावा वो कहता है कि जो चेंजिंग पैटर्न्स हैं इन्वेस्टमेंट के, वो सारे के सारे क्यों हो रहे हैं, क्या मेन रीजंस हैं उनके पीछे, वो सारी की सारी कहता है। फिर उसके बाद द कंट्रीज एंड द इंडस्ट्रीज अट्रैक्टिंग सिग्निफिकेंट एक्विजिशन एक्टिविटी, फिर उनको हासिल करने के लिए जो एक्विजिशन का एक्टिविटी होती हैं। ठीक है, ये सारा कुछ इसके अंदर वो देख रहा है। अब एक्विजिशन होता क्या है, हम बार बार ये वर्ड पढ़ रहे हैं, चलें इसके भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है मोस्ट कॉमनली मीन्स, जो इसका है वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ obtaining समथिंग और थिंग दैट इज obtained। कहता है कुछ हासिल करना। ठीक है, कुछ भी हासिल करने के प्रोसेस को एक्विजिशन कहा जाता है। तो फिर वो यहाँ भी यही बात कर रहा है कि इट एक्सप्लोर द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लोज, द कंट्रीज एंड इंडस्ट्री इंटरेक्टिंग सिग्निफिकेंट एक्विजिशन एक्टिविटी। कहता है कि जो एक्विजिशन की एक्टिविटी है वो जो सिग्निफिकेंटली उन चीज़ों को देख रहा है कि जो एक मुल्क के अंदर और एक इंडस्ट्री के अंदर हो रही है। फिर उसके बाद वो कहता है एंड द फैक्टर ड्राइविंग दीज ट्रेंड्स, और मतलब कि ये जो सारे फैक्टर हमने क्या इन्वेस्टमेंट फ्लो का पढ़ा, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट एक्विजिशन एक्टिविटी का पढ़ा, फिर उसके बाद वो कहता है कि जो फैक्टर होते हैं वो जो डी इस तरह के रुझानात को ड्राइव कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे क्या करता है कि इसके अंदर एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। एडिशनली द टॉपिक में कवर द एमरजेंस ऑफ न्यू मार्केट। ठीक है, एमर्जिंग ऑफ न्यू मार्केट की बात करता है। फिर किसी भी इंडस्ट्रीज की या सेक्टर की जो स्पेसिफिक इनक्री उनका बनना होता है उसको देखता है। फिर उसके बाद कहता है कि जियो पॉलिटिकल जो फैक्टर्स होते हैं उसको देखा जाता है। फिर उसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, वो पूरे के पूरी जो हमारे पास रुझान हो रहा होता है या जो ट्रेंड हो रहा होता है इंटरनेशनल एक्विजिशन का, उसको देखा जाता है इस चीज़ के अंदर। अब आगे देखते हैं अगली हेडिंग क्या है कि जो बैरियर्स आते हैं इंटरनेशनल कॉर्पोरेट को कंट्रोल करने में वो कौन कौन से हैं। तो इसमें थोड़ा सा बैरियर्स को देखेंगे हम। कहता है कि इट रेफर टू द ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस that can impede the acquisition and establishment of control over foreign companies by international firm। अब impede एक नया जो वर्ड आया यहाँ पे, वो ये आया कि हमारे पास impede कहते हैं रुकावट डालने को। ठीक है, कहता है इट रेफर्स टू द obstacles एंड challenges, जो कि obstacles और challenges होते हैं जो रुकावट डाल सकते हैं एक्विजिशन और एस्टेब्लिशमेंट, जो हम कर रहे होते हैं किसी भी फॉरेन कंपनीज के ऊपर जो कि इंटरनेशनल फर्म के थ्रू होती है। वो अब यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, कहता है कि वेरियस फैक्टर होते हैं दैट कैन क्रिएट बैरियर्स टू गेनिंग कंट्रोल
वो कौन कौन से होते हैं, सच एज रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकता है, लीगल फ्रेमवर्क्स हो को होते हैं, पॉलिटिकल कंसिडरेशन होती हैं एंड इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं। कहता है ये दीज आर ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस होते हैं जो हर्डल्स क्रिएट करते हैं टेक ओवर करने में या कंट्रोल ओवर करने में किसको, इंटरनेशनल फंड्स को, किसी भी फॉरेन कंपनीज के ऊपर। फिर उसके बाद वो कहता है इट डेल्व्स। अब यहाँ पे डेल्व्स एक नया वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, टू एग्जामाइन समथिंग इन डिटेल, टू फाइंड इंफॉर्मेशन। कहता है कि ये एग्जामाइन करता है किसी चीज को जानने में डिटेल के अंदर, ठीक है, इनटू द कम्प्लेक्सिटीज एंड रिस्क एसोसिएटेड विद नेविगेटिंग दीज बैरियर्स। ठीक हो गया। फिर कहता है इंक्लूडिंग इश्यूज रिलेटेड टू ऑनरशिप राइट्स, ठीक है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो रही होती है। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, इसके बारे में शेयर होल्डर प्रोटेक्शंस, फिर एंटी ट्रस्ट रेगुलेशंस एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, ये सारा कुछ हो रहा था। कहता है अंडरस्टैंडिंग these barriers is crucial for multinational corporations seeking to expand their control। कहता है कि जो हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनी या कॉरपोरेशन होती हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो इन बैरियर्स को अंडरस्टैंड कर सकें। और मेन रीज़न क्या होती है इसके पीछे, ताकि वो जो कंट्रोल है उसको एक्सपेंड कर सकें एंड इन्फ्लुएंस द फॉरेन मार्केट, और फॉरेन मार्केट के ऊपर वो क्या कर सकें, असरअंदाज हो सकें। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट हम देखते हैं, जो इसकी लास्ट हेडिंग है वो हमारे पास क्या है, वो मॉडल फॉर वैल्यूइंग अ फॉरेन टारगेट है। कहता है ये रेफर करता है कि इसको टू द फ्रेमवर्क यूज टू असेस द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एक्विजिशन टारगेट। कहता है जो फॉरेन कंट्री के अंदर जो फ्रेमवर्क यूज किया जाता है असेस करने के लिए, किस चीज़ की के लिए, असेस करने के लिए फॉर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एक्विजिशन टारगेट के लिए, तो ये उस चीज़ से रिलेटेड ये मुंसलिक है। फिर कहता है कि दिस मॉडल इनकॉर्पोरेट्स वेरियस फैक्टर, इनकॉर्पोरेट करता है वेरियस फैक्टर को जो कि हमारे पास क्या है, सच एज, जो इसका मेन टारगेट होता है इस मॉडल का वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के लिए होता है, मार्केट पोजीशन के लिए होता है, और हमारे पास जो कंपिटेटिव लैंडस्केप होनी चाहिए उसके लिए, और सिनर्जीज विद द एक्वेरिक फर्म। अब सिनर्जीज का एक यहाँ पे क्या आया है, सिनर्जीज का अगर हम लफ्जी मतलब देखें तो हम आहंगी आता है। ये मेन क्या होता है, कंबाइंड पावर ऑफ वर्किंग टुगेदर देन द पावर अचीव्ड बाय वर्किंग सेपरेटली। मतलब कि जो अपनी जो सारी की सारी पावर है, एबिलिटीज हैं काम करने की, उसको इकट्ठा करके काम किया जाए। फिर उसके बाद कहता है कि इट टेक्स इनटू अकाउंट both qualities and qualitative and quantitative aspects to estimate the value of a target company, considering factors specific to the foreign market। अब कहता है कि ये लेता है अपने अकाउंट के अंदर दोनों वैल्यूज को, जो या दोनों एस्पेक्ट्स को, जो कि हमारे पास क्वालिटेटिव भी है क्वांटिटेटिव भी है, किस चीज़ के लिए, एस्टिमेट करने के लिए, किस चीज़ की एस्टिमेशन के लिए, जो कि टारगेट कंपनी की वैल्यू है, और उसके अलावा जो फैक्टर है उनको कंसीडर करें स्पेसिफिकली इन द फॉरेन मार्केट। कहता है बाय यूजिंग दिस मॉडल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है वो क्या करती हैं कि वो इन्फॉर्म डिसीजन रिगार्डिंग द वैल्यूएशन, ठीक है, वो बनाती हैं इंफॉर्मेशन किसके लिए, जो आपकी रिगार्डिंग डिसीजंस होती हैं, और वो जो रिगार्डिंग डिसीजन होते हैं वो किस चीज़ को रिलेट कर रहे होते हैं या लिंक कर रहे होते हैं, वैल्यूएशन ऑफ फॉरेन टारगेट्स को। फिर उसके अलावा वो क्या कहता है कि डिटरमिन करते हैं किसके लिए, पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड रिस्क एसोसिएशन विद द एक्विजिशन। मतलब कि ये सारे का सारा किस लिए है कि आपने जो फॉरेन टारगेट सेट किए हुए हैं कि कौन कौन से, जो कि आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जो कि आपकी ग्रोथ है, ठीक है, किसकी की ग्रोथ है, जो हमारे पास उस कंट्री के अंदर जो एक्विजिशन हमने हासिल की है उस चीज़ के बारे में, उसकी जो मार्केट
पोजीशन है, कंपिटेटिव लैंड स्पेस है, ये सारा कुछ वो कहता है कि इसके अंदर हमने जो टारगेट्स है, जो हमारे टारगेट्स हैं उनकी हम वैल्यूएशन कर सकें। फिर आगे हमारे पास क्या आता है, आगे फैक्टर अफेक्टिंग टारगेट वैल्यूएशन आते हैं। अब इसके अंदर देखा जाए तो सबसे पहली जो मेन आपके पास हेडिंग आती है वो क्या है, टारगेट स्पेसिफिक फैक्टर्स। कहता है कि इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टारगेट कंपनी दैट कैन इन्फ्लुएंस इट्स वैल्यूएशन एंड डिजायरेबिलिटी ऑफ एक्विजिशन। कहता है जो डिजायर है एक्विजिशन की, जो वैल्यूएशन है, कहता है कि ये उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो सकती है। क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस हो सकती हैं? जो कि डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं टारगेट कंपनी के, या उसके कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब कहता है कि ये जो फैक्टर्स हैं या जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से हैं। कहता है मे इंक्लूड द टारगेट्स सच एज फाइनेंशियल हेल्थ, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर, कस्टमर बेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मैनेजमेंट टीम एंड ग्रोथ पोटेंशियल। मतलब कि ये सारा जो फाइनेंशियल आपकी कंडीशन होगी, उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी होगी, उस शेयर होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कस्टमर बेस, ये और उसके अंदर जो काम करने वाली एफिशिएंट या इन एफिशिएंट मैनेजमेंट टीम है, और उनके अंदर जो ग्रोइंग की कैपेसिटी है, उन चीज़ों को वो कहता है ये वाले ये फैक्टर होते हैं। कहता है बाय एनालाइजिंग दीज टारगेट स्पेसिफिक फैक्टर्स, कहता है जब इनको सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं इनको एनालाइज कर लिया जाता है, तो ये एक्वायरर्स जो होते हैं वो कैन असेस द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड स्ट्रेटेजिक फिट ऑफ द टारगेट। ठीक है, ये सारा कुछ करने के बाद जब वो फिट हो जाते हैं स्ट्रेटेजिकली, फिर इवेलुएट पोटेंशियल सिनर्जीज, मतलब कि जो उनके इकट्ठे मिलके पावर है उस सब को वो काम करने की वो इवेलुएट किया जाता है। एंड डिटरमिन द लेवल ऑफ रिस्क, जो लेवल ऑफ रिस्क होता है इस काम के अंदर, इस कंपनी में जो जो हम ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो कितना रिस्क है उसको एसोसिएट किया जाता है किस चीज़ के साथ, एक्विजिशन के साथ। मेन मकसद क्या है यहाँ पे, हमारा एक्विजिशन है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दीज फैक्टर्स इज क्रूशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है, जितने भी ये जो फैक्टर हैं इनको अंडरस्टैंड करना सब ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमने कोई भी डिसीजन किसी की बेस के ऊपर लेना है। एंड कंडक्टिंग थारो वैल्यूएशन, मतलब कि मुकम्मल तौर पे थारोली अच्छी तरह से हमने वैल्यूएशन करनी है पोटेंशियल टारगेट्स की इन इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कंट्रोल ट्रांजैक्शंस में। अब आगे देखें, आगे क्या है हमारा, कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स। अब कंट्री के अकॉर्डिंगली भी कुछ हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, वो अफेक्ट कर रहे होते हैं हमारी किसके ऊपर, हमारी जो टारगेट वैल्यूएशन होती हैं उस पे। अब यहाँ पे देखा जाए तो इट रेफर्स टू द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंडीशंस ऑफ अ पार्टिकुलर कंट्री that can impact the valuation and feasibility of international corporate control transaction। कहता है कि कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और कंडीशंस होती हैं किसी भी पार्टिकुलर कंट्री की, जो कि असर अंदाज हो सकती है वैल्यूएशन और फिजिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कंट्रोल ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद वो कहता है दीज फैक्टर्स इंक्लूड्स द कंट्री पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब इन फैक्टर्स के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आ सकते हैं जो कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क आता है, फिर उसके बाद रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, फिर इकोनॉमिक कंडीशंस, कल्चर नॉर्म्स, लेबर मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टैक्स पॉलिसीज। ये वाले जो फैक्टर्स होते हैं ये कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं, हर कंट्री के ये डिफरेंट होते हैं। कहते हैं कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ टारगेट कंपनी एंड रिस्क एसोसिएटेड विद कंडक्टिंग बिजनेस इन अ पार्टिकुलर कंट्री। कहता है जिस कंट्री के हम ये स्पेसिफिक फैक्टर्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं उसी कंपनी में, जिस कंट्री में ये कंपनी है उसी कंपनी के ऊपर। इसीलिए ये क्या कहता है कि इसको, इनके रिस्क को एसोसिएट किया जाता है विद कंडक्टिंग बिजनेस। ठीक है, और उसी पार्टिकुलर कंट्री में। फिर उसके बाद वो कहता है एवेल्युएटिंग दीज फैक्टर्स इज क्रूशियल। जो हमारे पास ये फैक्टर्स हैं
इनकी वैल्यूएशन करना ये बहुत ज़रूरी है फॉर असेसिंग द पोटेंशियल चैलेंजेस, जो कि हमारे पास चैलेंजेस हैं उनकी, जो उनको ओवरकम करने के लिए, एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंटरनेशनल एक्विजिशन, और अपॉर्चुनिटीज को यूज करने के लिए, किसके लिए, जो हमारे पास इंटरनेशनल एक्विजिशन है, एंड इंश्योरिंग इफेक्टिवनेस स्ट्रेटेजिक, जो कि हम इंश्योर कर सके इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इन द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास 15.4 के अंदर डिस्पैरिटी इन फॉरेन टारगेट वैल्यूएशन, मतलब कि इख्तलाफ क्या है, फ़र्क क्या है फॉरेन टारगेट वैल्यूएशन में। अब जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ऑफ द फॉरेन टारगेट्स है, कि हम जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कैश फ्लो की फॉरेन टारगेट्स के, वो क्या है। कहता है इट रेफर्स टू द प्रोजेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो दैट आर एंटिसिपेटेड टू बी जनरेटेड by the foreign target company in an international corporate control transaction। कहता है कि इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कंट्रोल ट्रांजैक्शन में ये वो भी हम किसी भी प्रोजेक्ट का फ्यूचर कैश फ्लो, ठीक है, उसका अंदाज़ा लगाया जाता है, एंटिसिपेटेड, ठीक है, तवक्का की जाती है कि ये हमारे जो फॉरेन टारगेट हैं इस कंपनी के, उसके थ्रू हमें ये सारा कुछ होगा। फिर कहता है वैल्यूएटिंग द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज इज एसेंशियल फॉर वैल्यूइंग द टारगेट एंड असेसिंग इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कहता है कि जो हम कैश फ्लो एक्सपेक्टेड होता है उसकी वैल्यूएशन कर रहे होते हैं, किसके लिए, क्योंकि ये ज़रूरी होता है किसी भी टारगेट की वैल्यू वैल्यू को एग्जामिन करने के लिए, एंड असेसिंग इट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और उसकी परफॉर्मेंस को जो कि फाइनेंशियल है उसको असेस करने के लिए, और उसके थ्रू हासिल होने वाली प्रॉफिटेबिलिटी को। कहता है फैक्टर्स सच एज, जो हमारे इसके अंदर फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ का, कॉस्ट स्ट्रक्चर का, मार्केट कंडीशन का, कंपिटेटिव लैंडस्केप का, और इंडस्ट्री ट्रेंड्स का, और कंसीडर इन एस्टिमेटिंग द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। ये सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये कैश फ्लो की एक्सपेक्टेड एस्टिमेशन जो हमारे पास होती है उसकी एस्टिमेशन के लिए होता है। कहता है दिस एनालिसिस हेल्प करता है हमें पोटेंशियल एक्वायरर्स, ठीक है, को डिटरमिन करने के लिए वैल्यू और अट्रैक्टिवनेस, जो कि फॉरेन टारगेट्स की होती है। मतलब कि उसके कहने का कि ये एनालिसिस हेल्प करता है पोटेंशियल एक्वायरर्स को की डिटर्मिनेशन के लिए, किस चीज़ में, अट्रैक्टिवनेस और वैल्यू के लिए। और वो किस चीज़ की होती है, ये हमारे पास जो हमारे हमने फॉरेन टारगेट रखे होते हैं और इन्फॉर्म्ड डिसीजन रखे होते हैं। ये उसके बाद क्या करता है, ये हेल्प करता है, लिंक करता है पोटेंशियल रिटर्न्स ऑफ एक्विजिशन में, और उसके अलावा ये फिजिबिलिटी में। टर्म हम बार बार यहाँ पे पढ़ रहे हैं एक्विजिशन, तो मैंने बता दिया एक्वायरर्स की ना। एक्वायरर्स क्या होता है, एक्वायरर्स टिपिकली बाय आउट अ कंपनी and take over their ownership, typically through a purchase of a large portion of the target company stock। कहता है कि एक एक्वायरर उसे कहा जाता है कि वो जो अनरशिप किसी भी कंपनी की ले लेता है, टेक ओवर कर लेता है। उस अनरशिप को लेने का जो प्रोसीजर होता है, अगर सिंपली देखें तो वो ये होता है कि वो किसी भी टारगेट कंपनी का जो स्टॉक है उसका लार्ज प्रपोर्शन उसको परचेज कर लेता है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम डिस्पैरिटी इन फॉरेन टारगेट वैल्यूएशन का दूसरा, कि एक्सचेंज रेट इफेक्ट कैसे करता है रेमिटी टर्निंग में। अब हम बात करते हैं यहाँ एक्सचेंज रेट के दो कंसेप्ट्स की, एक एप्रिसिएशन की और एक डेप्रिसिएशन की। कहता है कि एक अगर डोमेस्टिक करेंसी, किसी भी मुल्क की अगर डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो जाए तो किसी भी फॉरेन करेंसी के मुकाबले में, तो जो हमारे पास रेमिटेड अर्निंग होगी उसकी जो वर्थ होगी वो लेस हो जाएगी, ठीक है, जब वो इसको कन्वर्ट करेगा एक्वायरर करेंसी में। ठीक हो गया। कहता है इसी तरह अगर इसके अपोजिट अगर हम बात करें, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है फॉरेन करेंसी के
रिलेटिवली, तो हमारे पास यहाँ पे जो रेमिटेड अर्निंग होगी वो उसकी जो वर्थ होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। अब बात करते हैं एक्सचेंज रेट इफेक्ट की ऑन रेमिटेड अर्निंग पे। कहता है कि ये रेफर्स करता है इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट, इस चीज़ को, फ्लक्चुएशन ऑन द अर्निंग that are repatriated or remitted by the foreign target company in an international corporation। मेन मकसद क्या है यहाँ पे, आपका जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होता है उसकी वजह से आपकी जो रेमिटेड अर्निंग है उसमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आ रहा होता है, कम या ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कंट्रोल ट्रांजैक्शन में, क्योंकि ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं इंटरनेशनल। फिर कहता है कि एज एक्सचेंज रेट्स between currencies fluctuates, the value of remitted earning can be significantly influenced। कहता है कि ये क्या कर रहा होता है, एक्सचेंज रेट, ये करेंसीज और करेंसी फ्लैक्चुएट्स, ये सारा कुछ क्या हो रहा होता है, ये रेमिटेड अर्निंग की जो वैल्यू होते हैं उस पर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहा होता है। फिर आगे वही जो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की मैंने बात बताई वो आ गई है। पर कहता है कि अंडरस्टैंडिंग एंड अकाउंटिंग फॉर दीज एक्सचेंज रेट्स इफेक्ट इज क्रूशियल इन एवेल्युएटिंग द पोटेंशियल फाइनेंशियल रिटर्न। जो रिटर्न आना है हमें फाइनेंशियल इन रिस्पॉन्स, ये कहता है कि ये एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स या वैल्यू ऑफ करेंसी, जो कि ये सारा कुछ हमें अंडरस्टैंडिंग करना इसकी ज़रूरी है ताकि हम अपने पोटेंशियल फाइनेंशियल रिटर्न्स और उसके साथ साथ जो जो रिस्क एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है, विद इंटरनेशनल एक्विजिशन, और जो हम इसको मैनेज कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑन द एक्वायरर ओवरऑल परफॉर्मेंस, उसके लिए ये हमें अंडरस्टैंडिंग करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अदर कॉर्पोरेट कंट्रोल डिसीजंस की। अब उसके अंदर जो सबसे पहले आता है, ये तीन हमारे पास इस चैप्टर में हम दूस अदर कॉर्पोरेट कंट्रोल डिसीजन देखेंगे। सबसे पहला इंटरनेशनल पार्सल एक्विजिशन आता है। ये क्या होता है, इट रेफर्स टू द स्ट्रेटजी ऑफ एक्वायरिंग मोनेटरी ओनरशिप स्टेक्स इन द फॉरेन कंपनी बाय एन एक्वायरिंग फर्म। अच्छा, अब यहाँ पे इंटरनेशनल जो पार्शल एक्विजिशन होता है, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये एक मिनॉरिटी ओनरशिप स्टेक्स से रिलेटेड ये सारे का सारा कंसेप्ट है। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारे पास एक्वायरर होता है वो जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट किसी भी टारगेट कंपनी के अंदर उससे कम वो परचेजिंग कर लेता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो टिपिकली लेस देन 50% ऑफ इट शेयर्स ये क्या करता है, उसको परचेज कर लेता है, और फिर जो इंटरनेशनल पार्ट्स एक्विजिशन अलो कर देता है एक्वायरर को, वो गेन कर सकें access to the specifications, markets और capabilities of the target companies। ठीक है, विदाउट टेकिंग फुल कंट्रोल। फिर उसके बाद कहता है कि दिस स्ट्रेटजी प्रोवाइड द एक्वायरर विद द लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पोटेंशियल बेनिफिट्स। ठीक है, वो एक्वायरर को प्रोवाइड करता है कुछ लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस और उसके अलावा पोटेंशियल बेनिफिट्स। और पोटेंशियल बेनिफिट में क्या होता है, सच एज एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजीज, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, मार्केट नॉलेज, while minimizing the financial and operational risk। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो होता है हमारे पास फाइनेंशियल और ऑपरेशन रिस्क, इसके साथ वो फुल ऑनरशिप रखता है। कहता है इट इज़ फ्लेक्सिबल approach that allow companies to form strategic partnership and leverage synergies with other firms in foreign market। कहता है कि ये हमारे पास क्या है, एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है। ठीक है, कंपनी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देने में, और दूसरा हम आहंगी या एक दूसरे की पावर के साथ मिलकर जो काम करते हैं उसके अंदर कुछ लीवरेज देने में। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा अदर कारपोरेट कंट्रोल डिसीजन है, वो हमारे पास इंटरनेशनल एक्विजिशन ऑफ प्राइवेटाइज बिजनेस है। कहता है कि ये क्या कर रहा होता है कि ये रेफर हो रहा होता है किसको,
प्रैक्टिसेस ऑफ एक्वायरिंग प्राइवेटाइज्ड, इसके अंदर जो गवर्नमेंट अपनी कंपनीज को या जो नेशनल बिजनेस होता है गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज कर देती है, ये उसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है। इट रेफर्स टू द प्रैक्टिसेस ऑफ एक्वायरिंग प्राइवेटाइज कंपनीज इन फॉरेन मार्केट। फिर उसके बाद वो कहता है प्राइवेटाइजेशन इन्वॉल्व द ट्रांसफर्स ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टेट ओन इंटरप्राइज टू प्राइवेट एंटिटीज, मतलब कि जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज होती हैं उसको प्राइवेट एंटिटीज के अंदर या उनकी जो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप होती है वो प्राइवेटाइज कर दी जाती है। फिर उसके बाद वो बात करता है इंटरनेशनल एक्विजिशन ऑफ प्राइवेटाइज्ड बिजनेस अकर व्हेन फॉरेन फर्म अक्वायर दीज प्राइवेटाइज्ड कंपनी इन अदर कंट्रीज। ठीक है। कहता है इंटरनेशनल एक्विजिशन जो कि प्राइवेट बिजनेसेस की तब आती है जो कि फॉरेन फर्म्स एक्वायर हासिल करती हैं दीज प्राइवेटाइज कंपनी किसी दूसरे मुल्क के अंदर। कहता है दीज स्ट्रेटजीज अलाउज एक्वायरर टू गेन एक्सेस। अब जो एक्वायरर को एक्सेस दिया जा रहा है, ठीक है, वो हाँ किस चीज के लिए दिया जा रहा है, वैल्यूएबल एसेट्स में, फिर मार्केट शेयर में, एंड एस्टेब्लिश्ड ऑपरेशंस इन अ फॉरेन मार्केट में। फिर उसके बाद वो बात करते हैं कि द एक्विजिशन ऑफ प्राइवेटाइज्ड बिजनेसेस ऑफन इन्वॉल्व्स कम्पिटिटिव बिडिंग। अब क्या करता है कि जो प्राइवेटाइज बिजनेस होती हैं अक्सर इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, जो कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस होता है। ठीक है। फिर उसके अलावा वो प्रेजेंट कर सकते हैं यूनिक अपॉर्चुनिटीज को और चैलेंजेस ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट कंट्रोल टू प्राइवेट ओनरशिप, जो कि चैलेंजेस आते हैं। ठीक है। किस चीज़ के अंदर, जो कि एक कंपनी है कोई भी जो स्टेट कंट्रोल होती है फिर वो क्या नाम है उसकी ट्रांजिशन हो जाती है प्राइवेट ओनरशिप में। कहता है इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक मूव टू एक्सपेंड द एक्वायरर्स प्रेजेंस। ठीक है। एक मूव होता है किस चीज़ का, एक्वायरर की प्रेजेंस को एक्सपेंड करने का, मार्केट पोजीशन इन द फॉरेन मार्केट्स उसको के अंदर वो जो भी एक्विजिशन ऑलरेडी इस्टेब्लिश किए होते हैं, और उसके बाद ऑपरेशनल कंपनीज का। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा जो अदर कॉर्पोरेट कंट्रोल डिसीजन का एक फैक्टर है या जो हेडिंग है उसको कहा जाता है इंटरनेशनल डाइवर्सिट्यूटर्स डाइवर्सिट्यूटर्स। ठीक है। ये इसके अंदर हमारे पास एक लिस्ट पोस्टिंग का कंसेप्ट आता है, एक डाइवर्सिट्यूटर्स का आता है, ये काबिल फरोख्त, ये सारा कुछ इसके अंदर स्टडी किया जाएगा। कहता है इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सेलिंग और डिस्पोजिंग ऑफ एसेट्स। ठीक है। सबसेट ऑफ बिजनेस यूनिट्स इन फॉरेन मार्केट्स। International divestitures are undertaken by multinational company when they decide to exit or restructure their operations in a particular country or market। कहता है कि जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी किसी दूसरे मुल्क के अंदर, ठीक है, जहाँ पे वो अपना कोई ना कोई बिजनेस को इंस्टॉल की होती है, ठीक है, वो अपना ऑपरेशन जो भी काम होता है उसको रिस्ट्रक्चर करना चाहती है या जो एग्जिट करना चाहती है। ठीक है। तो कहता है कि ये जो सारे के सारे उसके एसेट्स होते हैं वो उनको सेल कर सकता है उसको उस, ठीक है, वो डिस्पोजिंग कर सकता है इन द फॉरेन मार्केट। तो इसको क्या कहते हैं, डाइवर्सिट्यूटर्स। अब आगे हम देखते हैं कि दिस स्ट्रेटेजी डिसीजन कुड बी ड्राइवन बाय वेरियस फैक्टर। वो कौन कौन से वेरियस फैक्टर हैं जहाँ से इसको ड्राइव किया जा सकता है। चेंजेस इन बिजनेस फोकस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की वजह से भी हो सकता है, फिर मार्केट कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, और द नीड टू रीएलोकेट रिसोर्सेस। ठीक है। डाइवर्सिट्यूटर्स कैन इन्वॉल्व सेलिंग अ कंप्लीट सब्सिडरी or business units to another company or gradually winding down operations in a particular market। कहता है कि वो अपने जो भी सारा कुछ अपनी जितने भी उसके बिजनेस के यूनिट होते हैं वो किसी दूसरी कंपनी को भी वो सेल कर सकता है, या और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो क्या करता है, वाइडिंग नीचे की तरफ इसको क्या करता है, खत्म करता जाता है, मुकम्मल वाइडिंग अप मतलब कि करना शुरू कर देता है अपने ऑपरेशंस को बिजनेस के इन अ पार्टिकुलर मार्केट। फिर उसके बाद वो बात करता है इंटरनेशनल डाइवर्सिट्यूटर्स अलो कंपनीज टू स्ट्रीमलाइन देयर ऑपरेशंस। ठीक है। वो कंपनीज को लो करता है, ठीक है,
वो ये सारा कुछ कर सकें, स्ट्रीमलाइन द ऑपरेशन, ऑप्टिमाइज देयर पोर्टफोलियो एंड फोकस ऑन कोर मार्केट्स और बिजनेस एरिया दैट ऑफर हायर ग्रोथ। ठीक है, वो स्ट्रीमलाइन एक पूरा बेंचमार्क के थ्रू वो लोग लो करता है कि बेंचमार्क के थ्रू वो ऑपरेशन कर सकें, फिर उसके बाद अपने पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइजेशन की तरफ लेके जा सकें और फोकस कर सकें अपनी जो मार्केट की इम्पोर्टेंस है और बिजनेस एरिया के ऊपर, ताकि वो क्या कर सकें, हायर ग्रोथ और स्ट्रेटेजिकली जो उनको एडवांटेजेस हैं वो उसको हासिल कर सकें। फिर उसके बाद लास्ट जो हमारे पास कंसेप्ट आते हैं इसके अंदर, वो ये क्या है, कंट्रोल डिसीजन एज रियल ऑप्शंस। ठीक है, एक हमारे पास रियल एसेट्स के अंदर जो हमारे पास एक इसकी हेडिंग आती है वो कॉल ऑप्शन ऑन रियल एसेट्स कहता है, इट रेफर्स टू द कंसेप्ट ऑफ treating corporate control decision as call option on real assets। ठीक है, रियल एसेट के ऊपर जो कॉल दी जाती है, कहता है इन दिस context कॉल ऑप्शन रिप्रेजेंट द राइट। यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है, कॉल ऑप्शन मीन वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, राइट को, बट नॉट द एब्लिगेशन, जो उन्हें एब्लिगेशन होंगी किस चीज के ऊपर, टू परचेज और अक्वायर रियल एसेट्स। कहता है कि यहाँ वो सिर्फ राइट की बात करता है, ना कि एप्लीकेशन की, जो उनको परचेजिंग के ऊपर या अक्वायरिंग के ऊपर है, किस चीज की, रियल एसेट्स की, एट अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस, जो कि ऑलरेडी प्राइस को डिटरमिन कर चुके हैं इन द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए। फिर बता दूं कि जो हमारे पास यहाँ पे कॉल ऑप्शन है वो राइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि एप्लीकेशंस को। कौन से एप्लीकेशन को, जो परचेजिंग के ऊपर होते हैं, और फिर उसके बाद एक्वायरिंग रियल एसेट्स के लिए होते हैं, जो कि ऑलरेडी आपकी प्राइसिंग को डिटरमिन कर चुके होते हैं इन फ्यूचर। क्या था, बाय व्यूइंग कंट्रोल डिसीजन एज कॉल ऑप्शंस। जो कंट्रोल डिसीजन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वो कॉल ऑप्शन है, जिसे राइट कहा जाता है। कंपनी कैन असेस द वैल्यू एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस। ठीक है, कंपनी असेस कर सकती है वैल्यू और फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज़ की, जो कि इन्वेस्टमेंट के अंदर डिफरेंट चॉइसेस होंगी, डिफरेंट सिलेक्शन आप लोग कर सकते हैं। कहता है दे कैन चूज टू एक्सरसाइज देयर कॉल ऑप्शन बाय इन्वेस्टिंग इन न्यू प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद वो कहता है कि ये डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं या जो प्रैक्टिकली वो करके कॉल ऑप्शन डिफरेंट दे सकता है, किस चीज़ की कॉल ऑप्शन, इन्वेस्टिंग की, डिफरेंट न्यू प्रोजेक्ट्स की, एक्सपेंडिंग ऑपरेशन की, या एक्वायरिंग एसेट्स की। व्हेन द कंडीशन आर फेवरेबल, जब कंडीशन आप लोगों के पास फेवरेबल होगी। ठीक है, वाई रिटेनिंग द ऑप्शन टू abstain फ्रॉम सच एक्शन इफ सर्कमस्टांसिस चेंजेस। ठीक है, ये कॉल ऑप्शन किस चीज़ के ऊपर दे रहा है, ये राइट की के ऊपर दे रहा है। ठीक है, ये प्री डिटरमिन्ड प्राइजेस की बात कर रहा है, जो कि फ्यूचर के अंदर है, किस चीज़ की, प्री डिटरमिन्ड प्राइजेस, जो कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है उसके अंदर गुड्स की। फिर कहता है कि ये बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, न्यू प्रोजेक्ट के लिए। फिर ये सारा कुछ वो तब होगा जब आपके पास मार्केट फेवरेबल होगी। कहता है दिस पर्सपेक्टिव अलोज कंपनीज टू कंसीडर द पोटेंशियल अपसाइड। ठीक है, ये कंपनीज को लो करती है, कंसीडर कर सके पोटेंशियल अपसाइड को एंड डाउन साइड रिस्क, और रिस्क को कम कर सके एसोसिएटेड विद देयर कंट्रोल डिसीजन एंड मेक मोर इन्फॉर्म चॉइसेस इन मैनेजिंग देयर ऑपरेशन, ताकि वो जितने भी आपके पास चॉइसेस हैं उनको मोर, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म किया जा सके किस चीज़ के लिए, ताकि जो ऑपरेशंस हैं उसको मैनेज किया जा सके। अब ये वाला जो कंसेप्ट है इसके अंदर देखें तो वहाँ कॉल ऑप्शन था, यहाँ पे पुट ऑप्शन है, वहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे हम रियल एसेट को सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, इट रेफर टू द कंसेप्ट ऑफ ट्रीटिंग कॉर्पोरेट कंट्रोल एज पुट ऑप्शन ऑन रियल एसेट। ठीक है, इनका पुट ऑप्शन रिप्रेजेंट द राइट। ठीक है, राइट की बात कर रहे हैं, ना कि एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर, सेल और डिवर्स्ट रियल एसेट एज प्री डिटरमिन्ड प्राइस इन द फ्यूचर। The by viewing control decision as put option, companies can access the value flexibility of their divestment choices। मतलब कि वहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे डी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये डाइवेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, दे कैन चूज टू एक्सरसाइज देयर पुट ऑप्शन बाय सेलिंग और डिवेस्टिंग, वहां पे हम कॉल या परचेजिंग की बात कर रहे थे, व्हेन द कंडीशन आर अनफेवरेबल,
वहाँ पे कंडीशन फेवरेबल होगी तो हमने परचेज करना है, जहाँ जब हम हमारे पास कंडीशन अनफेवरेबल होगी तो हमने सारे का सारा सेल कर देना है। वी आर रिटेनिंग द ऑप्शन टू होल्ड ऑन टू पोजीशन इफ circumstances changes। ठीक है, दिस perspective allows companies to consider the potential risk। ठीक है, हम इसको कंसीडर करती है कि जो पोटेंशियल रिस्क है उसको वो क्या कर सके, लो कर सके, एंड बेनिफिट एसोसिएटेड विद द डीवेस्टमेंट डिसीजन, ताकि वो जो डीवेस्टमेंट का डिसीजन ले रहे हैं उसके थ्रू उसको जो भी बेनिफिट है एसोसिएट है वो मिल सके, ताकि वो डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज हैं उनको बना सके इन द मैनेजिंग देयर पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स। और ये आज आपका टॉपिक है, और ये आपका चैप्टर जो है वो ये कवर हो गया है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।